अपन ने पढ़ा था अब तक, बीबीटी पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ा था कि अपने कैसे करके बॉन्ड बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अपने हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग पढ़ लिया था, आज अपने पढ़ने वाले हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। आइए पढ़ते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखिएगा अपने हेड बाय हेड ओवरलैपिंग पढ़ लिया था, आज पढ़ने वाले हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में अपने देखा था कि अपने जो बॉन्ड बन रहा था हेड ऑन हेड, मतलब हेड से जब हेड जुड़ेगा तो वहां पर बॉन्ड बना था सिग्मा। और जब भी आप देखना पैरेलल, मतलब जब भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, मतलब साइड बाय साइड जब ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड बन के आएगा वो होगा अपना पाई बॉन्ड। तो आइए देखते हैं इसे। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइड बाय साइड, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो साइड से साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे along the internuclear axis। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड इज फॉर्म। जब भी अपने हेड ऑन हेड की बात की थी तब वहां पर हुआ था सिग्मा, और जो साइड बाय साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा पाई बॉन्ड। वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइड बाय साइड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमने वहां पर जोड़ा था जेड टू जेड जोड़ा था। यहाँ पर भी अपने क्या करेंगे? जेड टू जेड ही जोड़ेंगे। अपने जो लेंगे लेट जेड एक्सिस, अपने जेड एक्सिस पे ही जोड़ेंगे, लेकिन किन्हें जोड़ेंगे? वहां पर अपने 3 पड़ी थी, हेड ऑन हेड में 3 ओवरलैपिंग पड़ी थी। पहला कौन सा था? एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा कौन सा था? एसपी ओवरलैपिंग, और तीसरा कौन सा था? पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी में हमारे 2 आते हैं, एक तो हम उसे एक्सिस बाय जोड़ दें, हेड ऑन हेड जोड़ दें, दूसरा हम पैरेलल जोड़ दें, मतलब साइड बाय साइड जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं जेड एक्सिस की। तो जेड एक्सिस को देखिएगा, पहला पॉइंट है पीपी ओवरलैपिंग, या फिर मैं ये कह सकता हूँ पी पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड बना कैसे आपको मैंने बता ही दिया था कि एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, टी का कैसा होता है? डंबल शेप, और डी का कैसा होता है? डबल डंबल, और एफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 8 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। अपने पढ़ने वाले पीपी, तो अपने देखेंगे ये तो अपनी कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये अपनी टोटल जेड एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, ये मुझे मिली है जेड एक्सिस, यहाँ पर मैं जोड़ूंगा पी को, तो पी कुछ ऐसे, और ये जो एक्सिस है वो कौन सी है? बाई एक्सिस, इसे पी वाई बोल सकता हूँ। मैंने एक लिया पी वाई और एक्स एक्सिस पे, और मैं एक्स एक्सिस पे ही इनको दोनों को ऐड करूंगा। तो वो करूंगा मैं, ये भी मैंने देखा, ये भी कौन सा है? अपना पी का स्ट्रक्चर है, कौन से एक्सिस पे है? बाई एक्सिस पे। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? जेड एक्सिस के अलाउंग एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, और जब ओवरलैप होगा तो याद रखना ये पी वाई और पी वाई ने ओवरलैप किया है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड। आपको एक बात और बता दें कि जो अपना पी एक्स होता है और पी एक्स जब भी ओवरलैप करेगा बनेगा पाई बॉन्ड। पी वाई जब भी ओवरलैप करेगा तो बनेगा आपका पाई बॉन्ड। और जब भी पी जेड और पी जेड ओवरलैपिंग करेगा तो आप सब जानते हैं कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप N2 ले सकते हैं, अभी करके बताते भी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने बात की है जेड एक्सिस पे पीपी ओवरलैपिंग, ये भी स्ट्रक्चर पी का है, ये भी पी का है। आपको जो बात याद रखनी है वो है अपना जेड एक्सिस। अपने इसी एक्सिस के अलोंग ही इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने देखा पी वाई
और पी वाई जब भी जुड़ेगा, जब भी ये जुड़ेंगे तो कौन से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे और यही चीज कहलाती है ओवरलैपिंग। ये चीज क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग। यहाँ पे लिखा भी है साइड बाय साइड, मतलब ये ऐसा और दूसरा ऐसा, दोनों को क्या किया है मैंने, ओवरलैप किया है। अगर मैं यहीं पर बात करूं किसकी, इसके एग्जाम्पल की, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसे इरेज करते हैं, फिर अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, और ये बात जरूर है कि px और px क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, py क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन pz जब भी जुड़ेगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। आइए इसे इरेज करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं अपने N2। आपको पता है N2 जब भी जुड़ता है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवैलेंट। 3 बॉन्ड होते हैं, वो भी कौन से होते हैं, कोवैलेंट, और इसके ऊपर भी लोन पेयर और इसके ऊपर भी लोन पेयर देखने को मिलता है। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन की होती है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इसके पास। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। यहाँ पर मैं आगे बात करूँ कि सर ये कैसे हुआ, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पी की। सबसे पहले नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लेके तो फर्स्ट H2, 2H2, 2P4। यहाँ मैं दूसरे नाइट्रोजन की बात करूँ तो इस वाले नाइट्रोजन की बात कर ली है, इस वाले की बात करता हूँ 7, फर्स्ट H2, 2H2 और 2P4। यहाँ पर मैं बात करूँगा आउटरमोस्ट सेल, ये भी अपने हैं 2S 2S। देखो आउटरमोस्ट सेल वो होते हैं जो अपने 2S, और ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, लेकिन ये फर्स्ट का है तो ये आउटरमोस्ट सेल नहीं है। यहाँ 2S और यहाँ पर भी 2P है, तो इनकी मैं बात करता हूँ। S में की संख्या होती है 1, यहाँ पर होती है अपनी 3। ये अपना है 2S वाला, ये कौन सा है 2P वाला। 2S में कितने हैं अपने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए। P में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने 4 3 7, यहाँ पर 3, क्योंकि 7 है ना, 2 इसे और 3 इसे, यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ जब मैं इसे भरूंगा तो कुछ ऐसे ही भरूंगा। यहाँ पर जब भी भरूंगा ये 2S का है, यहाँ पर अपना कौन सा है 2P का है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फिल। पहले इन दोनों को फिल करते हैं, उसके बाद रैंडम वाइज एक के बाद अनपेयर्ड भरे जाते हैं, फिर ऐसे करके भरे जाते हैं। और यहाँ पर भरने के बाद अपने दोबारा इधर आएंगे। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ ये कौन सा होगा, अपना PK है, ये कौन सा है 2P का है, लेकिन जो ये रहता है वो होता है 2Px, मतलब Px, ये वाला Py, और ये वाला ऑर्बिट का नाम होता है Pz। मैं यहाँ पर बात करूँ इसका भी नाम होगा Px, इसका भी नाम Py, इसका भी नाम Pz। मैं इसके बाद आगे बात करूँ तो मैंने देखा जब भी मैं इस नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी पेयरिंग करेगा तो Px, ध्यान से देखिएगा, Px और Px ओवरलैपिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है पाई। Py और Py ओवरलैपिंग करेगा तो बनेगा कौन सा पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड। लेकिन मैंने अभी बताया था Pz और Pz जब भी ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और हम जानते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, एक कौन सा होगा सिग्मा, 2 क्या होंगे पाई। ये एग्जांपल था अपने PP ओवरलैपिंग का। अगले बात करें PP के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ देखते हैं। आइए यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो जेड एक्सिस बना होगा Pz और Pz, तो ये अपना जेड एक्सिस मान लीजिए, ये कौन सा है जेड एक्सिस। यहाँ पर मैंने ये देखो कौन सा है ये Pz होगा, क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका नाम Pz। यहाँ पर दूसरा भी होगा अपना, दूसरा भी नाइट्रोजन का ऑर्बिट्स होगा, वो भी हमारा कैसा होगा जेड एक्सिस पे होगा, इसका भी नाम होगा Pz। यहाँ पर मैंने देखा इसी एक्सिस में मैंने ये माना y और ये माना y, क्योंकि मैंने y अभी कॉम्बिनेशन करना सिखाया था। ये भी अपना Py है और ये इसका भी अपना एक Py होगा, क्योंकि हमने देखा जितने भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे फिल हो। तो ये देखा मैंने कौन सा है Pbz, ये भी कौन सा है Pz, ये कौन सा है Py और ये भी Py, लेकिन Px का बचा हुआ है।
तो उसे भी जोड़ देते हैं अपने। ये देखिए px और ये भी px, ये भी px और ये भी px, px ये है और px ये है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसने ओवरलैप कराया और ये देखिए pz, p जो हमारा py है वो py के ही साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ किया और जो बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। और इसने जो pz और pz में मैंने बताया था वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है px और यहाँ पर भी px, तो px ओवरलैपिंग करेगा फिर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो आपको पता चला नाइट्रोजन का एंड नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। स्ट्रक्चर से भी समझ गए अपने कि z एक्सिस हमेशा z एक्सिस पे, y एक्सिस और x एक्सिस x एक्सिस। इसके आगे मैं बात करूं, अपने पीपी तो पढ़ लिया, अब जो लास्ट वाला आता है इसके आगे वो अपना होता है पीडी ओवरलैपिंग। पीडी, पी का स्ट्रक्चर डबल से, डी का स्ट्रक्चर डबल डबल से, कुछ नहीं। आइए इसे देखते हैं, इसे लिख लीजिएगा एंड आगे बढ़ते हैं। चलो साइड बाय साइड में अब तक आपने पढ़ा पीपी ओवरलैपिंग कि जितने भी अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयरिंग करेंगे किसी दूसरे के साथ जितनी उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आइए आगे बात करते हैं। जो अपना सेकंड पॉइंट है वो है अपना पीडी ओवरलैपिंग। देखिए ये भी सेम रहेगा। पीडी ओवरलैपिंग की बात करूं, इसमें भी कुछ नहीं, मैं बात करूं सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं अपने, देखिए ये अपना डी वाले की बात कर लेते हैं। ये अपना कौन सा एक्सिस है भैया, ये है जेड एक्सिस, ये भी अपना जेड एक्सिस, ये पूरा ही जेड एक्सिस, लो ये अपना है जेड एक्सिस। सुनिएगा डी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल डबल से, बस डबल डबल बना दीजिए। एक डबल तो हमारा ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये और चौथा ये अपना कौन सा होगा, डबल डबल से। ठीक, अब ये डबल डबल शेप आया है। यहाँ पर मैं बात करूँ ये जो एक्सिस है अपनी ये वाली, ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस, और ये कौन सी थी, जेड एक्सिस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ये देखिए अपनी बात करते हैं पी की, तो पी को तो हम पैरेलल ही ले रहे थे, ये हुआ, ये कौन सी होगी, पी वाई, पी जेड कुछ ऐसे आता है, पी एक्स कुछ ऐसे आता है, पी जेड कुछ ऐसे आता है, ये कौन सी होगी, पी वाई। जब भी मैं इन दोनों को इंटरमिक्सिंग कराऊंगा, ओवरलैप कराऊंगा, जोड़ूंगा, तब कुछ हमें इस टाइप से मिलेगा। देखिए इन्हें कुछ ऐसे और इस वाले को कुछ ऐसे। ये अपना कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और ये अपने वाई एक्सिस, ये भी अपना वाई एक्सिस। इन दोनों को ओवरलैप कराया है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग करी है वो कौन सी कहलाएगी, पी एक्स वाई, और ये कहलाएगी अपनी पी एक्स ओवरलैप। यहाँ से भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, अपना सिग्मा, वो सॉरी पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी अपना कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। अब इसको पीडी ओवरलैपिंग को एक और नाम दिया गया जो था अपना पी पाई या फिर डी पाई, पी पाई और डी पाई बॉन्ड। जैसे अपने अभी देखा था, अपनी जो बॉन्ड बनाया था वो कौन सा था, पी पाई, और ये कौन सा है, पी पाई और डी पाई, क्योंकि हमने दो ऑर्बिट्स को जोड़ा है, पहला है पी और दूसरा है डी। इसके आगे मैं अगर बात करूं, अब आता है अपना डी ओवरलैप। कौन सा आता है, डी ओवरलैप। थर्ड वाला जो है वो आता है अपना डी ओवरलैप। डी ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है सर, डी पाई और डी पाई बॉन्ड। जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी पाई बॉन्ड। आगे बात करें तो हम जोड़ते हैं इन्हें। ये आपका कौन सा एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है। इन्हें मैं जब भी जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा ही तो जुड़ेगा। ये देखिए डी वाला स्ट्रक्चर एंड ये वाला भी डी का स्ट्रक्चर, ये भी किसका होगा, डी का स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कराऊंगा, मैं इन दोनों को क्या कराऊंगा, कंबाइन कराऊंगा, तब कंबाइन कराऊंगा तब होगा क्या, कंबाइन कराऊंगा तब होगा क्या, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिला जब भी ये दोनों कंबाइन करेंगे कुछ ऐसे। ये देखिए आपका ये कौन सा है, डी, और ये कौन सा है, डी। जब एक डी दूसरे से कंबाइन करेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पर मैं डोनेट कर रहा हूँ तो ये भी देखिए अपना वाई एक्सिस है, ये भी अपना वाई एक्सिस है, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं dxy और ये भी dxy। ये भी कौन सा अपना dxy, क्योंकि d में भी है, देखो अपना x एक्सिस में भी है और अपना y एक्सिस में भी है dy और dy। ये देखो dxy और dxy जब भी ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कौन सी है, याद रखिएगा। आपको जो देखने को मिलेगा सब में, आपको जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वहां पर ओवरलैपिंग हो रही होगी, और वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी। अगर मैं आगे बात करूं, जब भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा तो वहां पर ओवरलैपिंग जो हो रही होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ठीक है ना, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही होगी। इतनी बात आपको याद रखनी। और एक बात और हमेशा हमेशा याद रखना, एस जो होता है, एस कहीं भी आ जाए, लाइक एस हो गया, सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, एस पी आ जाए फिर भी सिग्मा बनेगा, और एस जब भी आ जाए, आप याद रखना, एस जब भी आ जाए आपका बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा। और एक बात और, अगर पी जेड और पी जेड जोड़ दिया जाए फिर भी सिग्मा बनेगा, और इसके अलावा जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक, कंपैरिजन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे है, क्या कंपैरिजन है, क्या बातें हैं ऐसी जो अपने जानेंगे। कंपैरिजन करते हैं दोनों में। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अपना सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ पर कहना चाह रहा है जब भी ये फॉर्म होगा, formed by axial overlap, axial overlapping से ही होगा, जिसे मैं कह सकता हूँ, आप axial ना कहो तो कह सकते हो head to head, head to head, head to head overlapping जो भी होगी वहाँ से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। बोले ठीक। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में पहला पॉइंट क्या आएगा, फॉर्म्ड बाई, हमारा जो पाई बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, बनेगा, वो भी किससे बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। आगे मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, जो सेकंड पॉइंट है वो इन्वॉल्व्स की बात करूं, कि हमारा मतलब कौन कौन से ऐसे इन्वॉल्व्स होंगे जो इसमें होंगे और पता चलेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए बात करते हैं, अगर मैंने देखा था एस जब भी ओवरलैपिंग करता था, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी एस ओवरलैपिंग करता था तब कौन सा बनता था, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने देखा सर एस और पी सिग्मा बॉन्ड, पी जेड और पी जेड ओवरलैपिंग करेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर इसके अलावा जो भी है, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इन्वॉल्व्स कौन कौन सा करेगा, यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग, मतलब px और px हुआ और py और py हुआ, ये करेगा, फिर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। यहाँ पर मैं बात करूँ डी पाई डी और डीपी की बात करूँ, ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। सर डीडी की बात करूँ फिर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये सब अपने बॉन्ड है। आइए तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखा है extent of overlapping is more so stronger, मतलब यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपने पाई बॉन्ड में, extent of overlapping is less so weaker। यहाँ पर मुझे एक बात पता चली, क्या बात पता चली, कि अपना जो पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होगा, वीक होगा कंपेयर टू सिग्मा के, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड ओवरलैपिंग कैसी है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना, कंबाइन करके रखना। जैसे मैं यहीं पर बात करूं पहले पॉइंट की, देखिए दोबारा समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड, मतलब एक बात बताइए, मैंने देखा मेरा ये हेड, सुनिए
यहाँ पर मैं बात करूँ, ये हमारे दो हैं, ये हमारे दो ऑर्बिट्स है, पहला ये दूसरा ये। अगर ये हेड, इसका हेड ये है, अगर ये दोनों क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बोले ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल या साइड बाय साइड, ये तो साइड है, कोई कहते हैं अपने जाते हैं तो कहते हैं साइड से मत चले जाओ क्योंकि अपने खड़े हैं तो साइड से कोई जाएगा, तो साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड जब भी ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, पाई बॉन्ड। ठीक, साइड बाय साइड और हेड टू हेड आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन्वॉल्व्स इन एस एस, जब भी हमारा एस और एस, जब भी एस दिख जाए सिग्मा बॉन्ड है, आपके बंद करके लगा दीजिए। एस एस और एस पी, एक बात और याद रखना पड़ेगा, वो है आपका पी जेड और पी जेड। पी जेड में सिग्मा मतलब हेड और हेड ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैं आगे बात करूँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी क्या होगा, कंपाउंड मजबूत होगा, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, मजबूत होगा। ठीक, जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग का मतलब होता है, ये देखिए ये ऐसा हेड टू हेड, ये ओवरलैपिंग और अच्छे से हो जाएगी कंपेयर टू इसके, ये दूर दूर है तो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और पास में आ जाए तो और अच्छी सी बॉन्डिंग होगी ना। जब अच्छे से बॉन्डिंग होगी तो आपको पता है कि आपका जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होगा कंपेयर टू आपके पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, मतलब ये दूरियां थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, बॉन्ड अच्छे से नहीं मिल पाता है। अब आप तो सोचिए ये हमारा है, देखिए ये आपका है डी वाला और दूसरा भी कौन सा है, डी वाला। डी वाले में और डी वाले में ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है, तो बॉन्ड कैसा है, मतलब ओवरलैपिंग कैसी है, ओवरलैपिंग लेस है, ओवरलैपिंग थोड़ी कम है, तो बॉन्ड कैसा है, वीकर है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एस एस की, एस और एस की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, ओवरलैपिंग कैसी है, ओवरलैपिंग मोर, ओवरलैपिंग मोर, सो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक, यहाँ पर ये बात होगी। अगले मैं पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहीं पे है 14 पॉइंट कि फ्री रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं, 14 पॉइंट इसमें भी है, फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। देखिए यहाँ पर अपने बात करें, यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है कि यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था कि वीकर क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, वीकर होगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं है तो वीकर होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, मतलब ओवरलैपिंग अच्छी है, पकड़ अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो कैसा होगा, बॉन्ड मजबूत। यहाँ पर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो लिखा है फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। मुझे इतना बताइए, मान लो ये मेरा ऑर्बिट्स है, ये भी एक ऑर्बिट्स है, अगर ये दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड के मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है, तो इनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन आप जानते हैं पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा आता है, दूसरा पाई आता है, मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, ये देखो ऊपर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, और यहाँ पर कहाँ जुड़ा है, ओनली एक बार जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ये वाला ऐसे जुड़ा है, इसमें कैसे जुड़ा है, एक नीचे से भी जुड़ा है, एक ऊपर से भी जुड़ा है। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जब भी आ जाए तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये इसे रोक के रखेगा। अगर आप ज़्यादा घुमाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के द्वारा या फिर पाई बॉन्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो याद रखिएगा फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल नहीं। इसके आगे बात करें अपने लोग तो आगे देखिएगा, आगे देखते हैं अपने लोग। आइए कुछ अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट दिस, इस कंपाउंड में आपको कितने सिग्मा हैं
एंड कितने पाई हैं वो आपको बताएं। तो वीडियो को पॉज किए और क्वेश्चन करना सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए लिखा है कि हमारा सी कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, मतलब 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन से हम जोड़ देते हैं। और अपने कार्बन की बात करें वो भी 1 से जुड़ा हुआ है, और फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच में कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो छोड़ दीजिए, नहीं है, एक कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन। तो मुझे इतना बताइए सिंगल बॉन्ड हमारा क्या कहलाता था, SS ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड, एक बॉन्ड को क्या कहते थे, पाई, नहीं सिग्मा। आइए सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा 1 2 3 4, जब भी आपको सिंगल दिख जाए तो एक सिग्मा होगा। एक इसमें सिंगल देखा एक सिग्मा, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो पाई। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर अपना सिग्मा, अपने टोटल काउंट करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, 1 10। मतलब 10 की बात करूं तो अपने 2 ऑप्शन तो गलत हुए, लेकिन 2 ऑप्शन अपने ठीक है। इसमें अपने बात करते हैं किसकी, पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ये है, एक और 2 और फिर 3 अपने पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अपने 3, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हुआ, पहला वाला ठीक। अपने नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाला जो बॉन्ड है इसमें है PP ओवर, मतलब नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें है PP ओवरलैपिंग विल बी ऑब्जर्व इन द मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा कौन सा अपना ऑप्शन होगा जिसमें PP ओवरलैपिंग होगा। अपने पढ़ के आए हैं SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग, DD ओवरलैपिंग, कितने सारे पढ़ के आए हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा लिखा है PP। सबसे पहले इतना बताइए हाइड्रोजन किस ब्लॉक में आता है, हाइड्रोजन आता है S ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं बात करूँ H2 फैमिली की, तो S और S ओवरलैपिंग, मतलब हाइड्रोजन भी H2 होगा ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब ये भी S का है, ये भी S का है, तो ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी, SS ओवरलैपिंग। मतलब ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। हम बात करते हैं दूसरे की, तो लिखा है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। अब आपको पता है हाइड्रोजन तो किसका है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये किसका है, S का, ये किसका है, P का। तो ये तो SP ओवरलैपिंग हुई, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, PP ओवरलैपिंग, मतलब ये भी अपना क्वेश्चन गलत हुआ। हाइड्रोजन, फिर से वही बात होगी, हाइड्रोजन वाली फिर से गलत हो गया। देखो हाइड्रोजन किस में आता है, हाइड्रोजन आता है आपका S में, और क्लोरीन किस में आता है, P में, तो ये भी SP ओवरलैपिंग हुआ। लेकिन इसमें पूछा है PP ओवरलैपिंग, मतलब ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन वैसे भी सही है। तो अगर मैं देखूं तो Cl2, Cl किस में आता है, P में, और Cl किस में आता है, 2 Cl होंगे ना क्लोरीन गैस है। तो अपने बात करें PP की, ये कौन सी है, PP ओवरलैपिंग। तो राइट आंसर आपका जाता है वो है D। अब मैं आगे बात करूं, आगे अपने फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से बॉन्ड हैं जो अपने ओवरलैपिंग को क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर अफेक्ट कर देंगे। जो होना चाहिए तो उसे नहीं, अपने स्ट्रॉन्गर देखेंगे, स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा है, कौन से में ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा। आइए अपने बात करते हैं फैक्टर की। तो लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग ओवरलैपिंग, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देंगे BBT में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की, जहाँ पर n आपका कैसा है, नंबर ऑफ पीरियड, n से हम यूनिट कराएंगे नंबर ऑफ पीरियड को, वो कैसा है अपना डिफरेंट। आगे बात करें तो आगे लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड की मजबूती। इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के, मतलब अगर आपका साइज, अगर किसी कंपाउंड का साइज अगर ज़्यादा है, कंपाउंड का साइज ज़्यादा है, तो उसकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, कमज़ोर होगी। जितना छोटा साइज है उतना ही ओवरलैपिंग कैसी होगी, ज़्यादा। अब एक बात बताइए, छोटा साइज है कह रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर साइज ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, अगर मतलब साइज आपका ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो आपका, लेकिन यहाँ पर लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, आप साइज के ऊपर डिपेंड करिए कि अगर आपका साइज बड़ा है तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, कम है। अगर साइज कैसा है, कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा। हम जानते हैं, ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जानते हैं ग्रुप 14 का है। हम नीचे जाने पर अपनी टेबल भी है, सुनो शिवजी संग प्रभु, ऐसा है। ये कौन से पीरियड का है, यहाँ पर मैं बात करूँ ये कौन से का होगा, ये वाला
ये होगा 2p का, ये भी कौन से का होगा 2p का। यहाँ पर मैं बात करूँ ये किसका होगा 3p का, ये भी 3p का, ये 4p, ये 4p, ये 5p और ये भी 5। यहाँ पर 4 और 5 क्या है, यहाँ पर 2 है जो वो अपना क्या है n नंबर ऑफ पीरियड, p हमारा क्या है ब्लॉक है, p ब्लॉक है सेकेंड पीरियड का। कह रहा है कि अपने सेकेंड पीरियड का p ब्लॉक का एलिमेंट कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्कैंडियम। अब इनकी बात करें इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका साइज कैसा हो रहा है, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, आपका साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है। इधर से इधर जाने पे साइज कैसा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो इन चारों की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें होगी, क्योंकि सबसे छोटा साइज इसका, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं अपने लोग, तो इसका कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर स्कैंडियम। ये अपना साइज का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर कोई दो ऐसे ग्रुप दे दिए जाए जो हमारा, जैसे हमारा HF है, HCl है, HBr है, जो दोनों सेम ना हो, तब क्या करेंगे, तब आपको क्वेश्चन देखना होगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो हमारा सेम है, जो हमारा सेम है उसका तो कोई ओवरलैप मतलब कोई साइज ही नहीं, साइज से तो आप देख नहीं सकते इसे, साइज तो सब में सेम है। अगर मैं बात कहूँ डिफरेंट आइटम की, FCl Bri, ये 17वें ग्रुप का है, इसे हैलोजन फैमिली कहते हैं। जब अपने नीचे आते हैं तो ये कैसा होता जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका साइज नीचे जाने पे बढ़ेगा, इधर जाने पे साइज कैसा हो रहा है, इनका साइज हो रहा है इंक्रीज, तो मुझे इतना बताइए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ये बढ़ेगा तो इधर जाने पे स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जितना छोटा साइज उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितना छोटा साइज बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। आप समझ गए होंगे, अगर आपका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर बात करूं, अगला फैक्टर जो है वो है लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर का क्या मतलब होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प ना करे, जो अनपेयर्ड ही रह जाए, मतलब जो ओपनली रह जाए। जैसे अपना ये है, जैसे ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, जिनमें ये दो ऊपर वाले क्या है लोन पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन को हेल्प नहीं किया है, मतलब एटम को हेल्प नहीं किया है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं वो आपके कौन से पेयर कहलाते हैं, लोन। मैं बात करूं लोन पेयर में रिपल्सन। अच्छा, लोन पेयर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में हमेशा क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। मतलब ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, भागेंगे। आइए बात करते हैं लोन पेयर रिपल्शन की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन लोन पेयर, मतलब एक बात देखिए, अगर कह रहा है लोन पेयर अगर रिपल्सन कैसा है, ज़्यादा है, अगर लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा है किसी कंपाउंड में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब एक बात बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। अगर मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, अगर इनमें ये हमारे लोन पेयर है, मान लो अगर लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये खींचेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसमें मजबूती तो रही नहीं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें है ही नहीं, मतलब लोन पेयर ही नहीं है, तो रिपल्सन नहीं है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो इसे कोई खींचने वाला अभी तक नहीं है। अब मैंने यहाँ पर देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ में फिर लोन पेयर कहाँ पर है, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 2, यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 2, मतलब यहाँ पर तो और ज़्यादा खिंचाव होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये तो मजबूती नहीं है कंपाउंड। मैं इसमें बात करूँ, इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, और देता है लोन पेयर जितना कम, मतलब ये जितना कम उतना ही हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा। समझ में आ रहा है, तो ये अपनी ज़्यादा। तो बात करूँ जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा लोन पेयर वह बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी।
बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है मजबूती। मजबूती हमारी इस कंपाउंड की सबसे कम होगी क्योंकि इसमें खिंचाव ज़्यादा है। जिसमें खिंचाव ज़्यादा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो बेकार है कंपाउंड। आइए हम नीचे बात कर रहे हैं। अब एक दुविधा आ गई। क्या दुविधा थी वो? कि हमने देखा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर ही आपका क्या कहलाता है? लोन पेयर। मतलब इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर। अब मैंने देखा कि इसके पास लोन पेयर है, सेम लोन पेयर इसके पास भी है। अब क्या करें? क्योंकि सेम साइज, एक बात बता, इधर से भी उतना ही खर्चा लग रहा है, मतलब उधर से भी इतना ही हमारा खिंचाव लग रहा है, इधर से भी इतना ही खिंचाव लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं अपने साइज। एक बात बताइए, यहाँ पर बताता हूँ, नाइट्रोजन का साइज आप जानते हैं कौन सी फैमिली में है? 15वीं फैमिली में है, नाना पार्टेगर एसोरिया सब बिंदास, ये है। अगर मैं बात करूँ नीचे जाने पे साइज कैसा होता है? इंक्रीज। साइज कैसा होता है? इंक्रीज। अब नीचे जाने पे जब साइज हो रहा है तो नाइट्रोजन का साइज ये है, फास्फोरस का साइज ये है, क्योंकि नीचे जाने पे बढ़ता है। अब एक बात बताइए, हमने देखा जितना पास में, सुनिएगा, जितना पास में इनका अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, साइज ये है किसी का, सुनिएगा यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर समझाना। देखिए ये आपका कुछ नाइट्रोजन का साइज है, 2 एटम है, बोले ठीक। यहाँ पर लोन पेयर है एक, यहाँ पर लोन पेयर है एक, बोले ठीक। यहाँ पर मैं फास्फोरस का ले रहा हूँ, फास्फोरस का साइज ये है, इन दोनों को अटैच करते हैं। फास्फोरस का साइज क्या है? ये, दोनों का साइज सेम, बोले ठीक। मैंने देखा एक लोन पेयर इस पे भी है, एक लोन पेयर इस पे भी। दूरियां कहाँ पर है? यहाँ पर या यहाँ पर? नीचे फास्फोरस वाला है, ऊपर नाइट्रोजन वाला है, नीचे फास्फोरस वाला। अब यहाँ पर एक बात बताइए, मैं बात करूँ इन दोनों की, तो यहाँ पर जो साइज कैसा है? कम है, कम साइज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन तो उतना ही है, नीचे वाले में भी उतने, और नीचे वाले में ऊपर वाले में दोनों रिपल्सन बराबर है। तो मुझे इतना बताइए, जितना साइज छोटा है, जितना साइज छोटा है उसमें रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, छोटे साइज में रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। और जब दूरियां हैं, जब बॉन्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? यहाँ। पहले कहाँ था? यहाँ था। अब पहले नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की बात करूँ, एक यहाँ पर है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर, यहाँ पर। अब इन दोनों में रिपल्सन कैसा लगेगा? नाइट्रोजन में ज़्यादा, तो बॉन्ड कैसा होगा? ब्रेकेबल ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है, तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस में ये अपना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर साइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, मतलब दूरियां बढ़ गई। और दूरियां जब बढ़ गई तो रिपल्सन कैसा हो गया? कम हो गया। और जब रिपल्सन कम हो गया तो साइज अपना कैसा हो गया? मजबूत हो गया। ये बात लिखा हुआ है, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो फास्फोरस अपना नाइट्रोजन वो है वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा लग रहा था ड्यू टू साइज। ये अपने फैक्टर पढ़ लिए हैं। ये अपना कौन सा था? पहला था साइज वाला, दूसरा था लोन पेयर। अब आता है डायरेक्शन के बेस पे। आइए डायरेक्शन के बेस पे देखते हैं। अपने 3 ही फैक्टर थे, पहला वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा पढ़ने वाले हैं। आइए तीसरा वाला पढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए तीसरे की बात करूं, उसे अपने कहते हैं डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें ये देखना होता है डायरेक्शन के बेस पे ही आपके कंपाउंड को स्टेबिलिटी दी जाती है। आइए बात करते हैं, देखिए जितनी ज़्यादा डायरेक्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अपने बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो वो है डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इसमें n नंबर ऑफ पीरियड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नंबर ऑफ पीरियड आपका सेम रहेगा। अगर मैं सेम की बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर ये चीज सेम है, लेकिन क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक फार्मूला आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। मतलब उस कंपाउंड का डायरेक्शन, वह कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड में डायरेक्शन ज़्यादा हो। तो मैं आपको बता दूं, सबसे कम मैंने आपको बताया भी था एस वाले में
जो अपना एस होता है, एस में स्पेरिकल शेप होता है, इसकी नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये होता है स्पेरिकल, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी में हमें दो डायरेक्शन मिली थी, मतलब तीन मिली थी। पी में हमको तीन देखने को मिली थी, पहला कौन सा था, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मैं डी की बात करूँ, डी में हमको देखने को मिली थी 5, डी एक्स बाय, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको ये देखने को मिली। एफ की बात यहाँ पर नहीं करते हैं क्योंकि अपन को पता नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं आई है अभी। अपने स्पेस मतलब अगर शेप की बात करें तो शेप भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने कह देते हैं 8 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। 8 फोल्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, आइए हेड टू हेड पढ़े थे तब बताया। आइए यहाँ पर बात करते हैं, अपने डायरेक्शन की बात करें, एस में कोई डायरेक्शन नहीं है, पी में हमारी 3 डायरेक्शन है और अपने किसमें, डी में अपनी कितनी डायरेक्शन है, 5, एस में कोई डायरेक्शन नहीं। अगर अपने क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अपने एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं अपने 2s और 2s 2p और 2p, इनकी बात करते हैं। एग्जांपल लिया है, इसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्शन किसकी होगी और वही कंपाउंड अपना कैसा होगा, मजबूत होगा। तो मैं बात करूँ S और S में, इन दोनों में कैसा होगा, नो डायरेक्शन। जिसकी डायरेक्शन नहीं है वह कंपाउंड मजबूत नहीं है। यहाँ पर लिखा पड़ा है बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ही ज़्यादा होगी जिसका डायरेक्शन नेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो हमें ये देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे मैं बात करूँ 2s और 2s 2p की बात करूँ, इन दोनों में डायरेक्शन नेचर किसका ज़्यादा होगा। देखिए इसमें तो S का तो होता नहीं है, लेकिन P का है, वो भी कितने हैं, 3। अगर मैं बात करूँ ये कितना है अपना 2p में कितने होते हैं, 3, इसके हुए डायरेक्शन और इसके कितने हुए 3, क्योंकि P में मुझे पता है डायरेक्शन हमारी 3, डायरेक्शन 3, 2p में पता है डायरेक्शन कितनी, P में 3, तो 3 3 6 डायरेक्शन हुई, लेकिन इसकी कितनी है 3, तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा था, ये वाला, फिर कौन सा रहा, ये वाला, सबसे कम ये, और ये कैसे है, डायरेक्शनल। ये दोनों कैसे हैं, ये डायरेक्शनल है। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, तो एक और एग्जांपल उठा लेते हैं अपने 2D वाला और 3D वाला। 2D और 3D उठा लेते हैं, एक 2P उठा लेते हैं और 3D उठा लेते हैं। हमने ऐसा उठा लिया। आइए इसमें मैं बात करूं ये 2P 3D और यहाँ पर उठा लेते हैं, चलो 4D। सुनिएगा 3D और 4D उठा, मान लो इनकी बात करें तो डायरेक्शन नेचर किसमें ज़्यादा होगा, आपको पता है डी में कितना होता है 5, इसका भी कितना है 5, पी का कितना होगा डायरेक्शन नेचर कितना होता है, देखो 1 2 3 डायरेक्शन नेचर, इसका 3, डी का कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 डायरेक्शन। अब 5 3 कितना हुआ 8, इसका कितना हुआ 10। ऑफ कोर्स बात है सर ये होगा, ठीक है ना, ऐसा बस अपने यही थी फैक्टर अफेक्टिंग, अपने यही थे और अपनी बीबीटी यहीं पर समाप्त होती है। फैक्टर अफेक्टिंग कराई दिए, नए लेक्चर के साथ मिलते हैं और वहाँ पर अपना टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन।